गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया और हम आपको आज हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्रिया के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि जो शब्द किसी कार्य के करने, घटित होने या किसी स्थिति का बोध कराते हैं। आई रिपीट कि जो शब्द किसी कार्य के करने, घटित होने या किसी स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे मनोज घर जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में जब कोई कार्य होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उस कार्य को करने वाला हमारा कर्ता होता है और उस कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण से देखते हैं कि मनोज घर जाता है। मनोज घर जाता है तो मनोज हमारा क्या हो गया, ये कर्ता हो गया हमारा। और काम क्या हो रहा है हमारा, जाने का। तो ये जो जाने का हमारा काम हो रहा है ना, जाता है, ये है हमारी क्रिया। और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कहाँ जाता है, घर। तो ये है हमारा कर्म, ये है हमारा कर्म कि मनोज घर जाता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि क्रिया को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में, दो भागों में। पहला होता है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है संरचना के आधार पर। क्रिया हमारी दो तरीके से काम करती है, पहली कर्म के आधार पर और दूसरी हमारी संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से काम करती है, और संरचना के आधार पर कितने प्रकार से काम करती है। गाइस आज हमारा क्रिया का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है और ये पार्ट 1 भी है, इसका पार्ट 2 है जिसमें हम आपको सबसे पहले कर्म के आधार पर ये क्रियाएं बताएंगे और दूसरे पार्ट में हम आपको संरचना के आधार पर बताएंगे। सबसे पहले कर्म के आधार पर देखते हैं होता क्या है। पहली होती है सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया, तीसरी विकर्मक क्रिया। ये हो गई कर्म के आधार पर। फिर हम बात करते हैं संरचना के आधार पर कितनी होती है। पहली होती है संयुक्त क्रिया, दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी नाम धातु क्रिया, चौथी सहायक क्रिया, पांचवी क्रियार्थक क्रिया। ये इतनी होती है हमारी संरचना के आधार पर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने कर्म के आधार पर जो हमारी क्रिया होती है, सकर्मक, अकर्मक और विकर्मक के बारे में, और हम अपने अगले पार्ट में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज हम कर्म के आधार पर बात करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कर्म के आधार पर, इस पे कर्म के आधार पर। और पहली जो हमारी थी सकर्मक क्रिया, कौन सी थी, सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो इसकी बहुत सी किताबों में कई लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे रखी होती है, लेकिन उसका क्या होता है, मतलब वही होता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सी किताबों में आप पढ़ेंगे लंबी चौड़ी आपको डेफिनेशन दे रखी होती है, लेकिन उसका मतलब वही होता है जो मैं आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अब कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। आई रिपीट, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। हमने आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जब कोई काम करता है, जो कार्य होता है उसको हम क्रिया कहते हैं, उस कार्य को जो करता है उसको हम कर्ता कहते हैं, और उस कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर वही होगा, कार्य का प्रभाव पड़ेगा किस पे, कर्म पर, और कार्य का प्रभाव हमेशा कर्म पर ही पड़ता है, जिसको इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उदाहरण से। क्या जानेंगे, उदाहरण से। जैसे यहाँ पे लिखा है सलोनी विद्यालय जाती है, सलोनी विद्यालय जाती है। तो जो सलोनी विद्यालय जाती है, अगर विद्यालय जाती है, सबसे पहले काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने का काम हो रहा है। इसको कर कौन रहा है, सलोनी। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ता। तो सलोनी माने क्या हो गया, कर्ता। अब जाने का जो हमारा क्रिया है, जाना, जाती है, इसका जो काम कौन कर रहा है, जाने का, सलोनी, यानी ये होगी कर्ता। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, विद्यालय में, क्योंकि कहाँ जाती हूँ, विद्यालय। सलोनी विद्यालय जाती है, तो विद्यालय जाती, ये हमारा हो गया कर्म। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि इसका प्रभाव इस कर्म पर पड़ रहा है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्रभाव, इसका प्रभाव सीधे सीधे कर्म पर पड़ रहा है, और ये जो विद्यालय है हमारा, यहाँ पर प्रभाव है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैंने आपको बताया क्या था
कि जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। ये जाता हमारा क्रिया है, ये हमारा सलोनी करता है और विद्यालय हमारा कर्म है। तो सलोनी विद्यालय जाती है, अगर हम ये लिख दें सलोनी जाती है तो हमें ये बोध नहीं होगा कि कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे लिखा सलोनी विद्यालय जाती है, हमारा कर्म यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अब इसी पे दूसरी बात एक और समझिए, यहाँ पे लिखा है क्रिया से पूर्व क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर आता है। जो हमारे सकर्मक क्रिया होती है इसमें क्रिया से पहले आप क्या या किसको लगाएं आपको उत्तर आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सलोनी विद्यालय जाती है, सलोनी विद्यालय जाती है, पूर्व क्या अथवा किसको लगाकर आप कहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ लिख रहे सलोनी कहाँ जाती है, प्रश्न पूछा सलोनी कहाँ जाती है, सलोनी विद्यालय जाती है। सलोनी कहाँ जाती है, सलोनी विद्यालय जाती है। तो यहाँ लिख दिया सलोनी विद्यालय, सलोनी कहाँ जाती है, अब आंसर आया विद्यालय। जो उत्तर आया ना इसमें हमने पूछा प्रश्न पूछने पर उत्तर आता है, सलोनी कहाँ जाती है, विद्यालय। तो जो विद्यालय है ये हमारा कर्म है। अब जब दूसरा सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं, छात्र परीक्षा देते हैं, छात्र परीक्षा देते हैं, तो छात्र ये हो गए हमारे कर्ता, क्या कर रहे हैं, काम देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिया, और क्या देने का काम कर रहे हैं, परीक्षा, ये हो गया हमारा कर्म। अब मैं एक चीज आपसे बता दूं कि अगर मैं ये पूछूं, इसमें प्रश्न पूछूं कि छात्र क्या देते हैं, तो छात्र परीक्षा देते हैं। ऐसे दूसरा गगन ने दूध पिया, गगन ने क्या पिया, गगन ने दूध दिया, ये हमारा कर्ता क्रिया कर्म। रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा क्या पढ़ती है, पुस्तक, रमा क्या पढ़ती है, पुस्तक, तो ये पुस्तक है, ये हमारा हो गया कर्म। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, पढ़ने का, जो हो गई हमारी क्रिया, और कर्ता हो रहा है रमा, ये हो गए हमारे कर्ता। आप सब में देख रहे हैं कि सब में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, और सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन ही हमने ये आपको बताई थी कि जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा इस सकर्मक क्रिया में। अब जो हमारी दूसरी है वो है हमारी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का देखिए हमें मतलब भी लिखा है कर्म रहित कार्य। अब जब नीचे जो लिखा उसको पढ़िएगा, लिखा जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता वो कर्मक क्रिया करती है। मतलब कर्म रहित कार्य का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीधे सीधे ये लिख लीजिए कर्म रहित कार्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वही डेफिनेशन में भी लिख रखा है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है वो कर्मक क्रिया कहते हैं, वो कर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखिए, जैसे सलोनी जाती है। अब एक चीज आप देखिए, जा कौन रहा है, सलोनी, तो ये तो हमारी कर्ता हो, और काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाती है, ये तो हमारा हो गया क्रिया। अब यहाँ पे कर्म कहाँ है, अब आपको कहीं यहाँ पे कर्म देखने को मिल रहा है, कहीं कर्म नहीं, कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो यही हमारी हो गई अकर्मक क्रिया। यही हमारी कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक। अगर यहीं पे ये लिखा होगा कि सलोनी बाजार जाती है, तो जो बाजार हमारा होता वो कर्म होता, क्योंकि जाया कहाँ जा रहा है, बाजार, वो हमारा कर्म होता। उस समय क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा होता, इसलिए वहां पर सकर्मक क्रिया होती। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। दूसरा लेते हैं, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ये तो हमारे हो गए कर्ता, काम क्या कर रहे हैं, उड़ने का, तो ये हो गई हमारी क्रिया। अब अगर यहाँ पे ये लिखा होगा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि आकाश ये हमारा कर्म हो गया, और क्रिया का प्रभाव पड़ता कर्म पर, तो ये होती सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर कोई कर्म क्रिया ही नहीं है, तो ये हमारी हो गई अकर्मक क्रिया, और इसीलिए यहाँ पर क्रिया का कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद नंबर तीसरा जो आता है, वह रो रहा है, वह रो रहा है। अब यहाँ देखिए ये हो गया हमारा कर्ता, काम क्या हो रहा है, रोने का, रो रहा है, काम क्या हो रहा है, रोने का, तो ये तो हमारी हो गई क्रिया। अब यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, यहाँ पे भी कोई कर्म नहीं, वह रो रहा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसीलिए यहाँ भी हमारी हो गई अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर देख लीजिए, बस एक ही अंतर होता है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है वो कर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो होती है सकर्मक क्रिया। अब अगला है हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में सीधे सीधे बात है, यही से द्विकर्मक से ही समझ सकते हैं, ऐसी क्रियाएं जिसमें एक से ज्यादा कर्म होते हैं, ऐसी क्रियाएं
जिसमें एक से ज्यादा कर्म होते हैं, अगर वहां पे एक ही कर्म है तो वो द्विकर्मक क्रिया नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा कर्म है तो ये वो द्विकर्मक क्रिया होगा। यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसी क्रिया जिसमें एक से ज्यादा कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए हम सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं कि क्या है। लिखा है अध्यापक सुरेश और मीना को पढ़ाते हैं। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? पढ़ाने का। तो ये क्या होगी हमारी क्रिया। इस काम को कर कौन रहा है? अध्यापक कर रहे हैं। तो ये अध्यापक कौन हो गया? हमारा कर्ता। ये हो गए हमारे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। अब इस काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मीना पर पड़ रहा है और सुरेश पर पड़ रहा है। इसका जो प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए। प्रभाव तो किस पर पड़ रहा है? मीना के ऊपर पड़ रहा है, सुरेश के ऊपर पड़ रहा है। फिर से एक बार देखिए, काम हो रहा है पढ़ाने का, कर रहे हैं अध्यापक, तो ये हमारे हो गए कर्ता। अब पढ़ाना हो गई हमारी क्रिया। प्रभाव पड़ रहा है सुरेश और मीना पर, तो यहाँ पर सुरेश और मीना ये दोनों ही हमारे कर्म है। ये क्या है? हमारे दोनों ही हमारे कर्म है। आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में एक से ज्यादा कर्म है। सुरेश और मीना ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। ये दोनों क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कर्म है। तो यहाँ हमारी हो गई द्विकर्मक क्रिया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऐसी क्रियाएं जिसमें एक से ज्यादा कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। उदाहरण में अध्यापक सुरेश और मीना को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर काम हो रहा है पढ़ाने का, तो ये हो गई क्रिया। पढ़ा कौन रहा है? अध्यापक, कर्ता। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में कोई कार्य होता है तो उसको हम क्रिया कहते हैं। उस कार्य को करने वाला कर्ता होता है और उस कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो हमारे कर्म होते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है सुरेश और मीना पर, तो ये है हमारे दोनों यहाँ पे हमारे कर्म है। इसीलिए मैंने इनको क्या कहा? द्विकर्मक क्रिया। क्या है ये हमारे? द्विकर्मक क्रिया। अब अगले सेंटेंस से समझते हैं। माँ बच्चे के लिए मिठाई और खिलौने खरीदती है। माँ बच्चे के लिए मिठाई और खिलौने खरीदती है। अब वहां पे यहाँ पे काम क्या हो रहा है? यहाँ पे काम हो रहा है खरीदने का। क्या काम हो रहा है? खरीदने का। तो ये हो गई हमारी क्रिया। क्या हो गई हमारी क्रिया? अब इनको खरीद कौन रहा है? माँ खरीद रही है। कौन खरीद रही है? माँ। तो ये हमारे हो गई कर्ता। क्या हो गई? कर्ता। अब खरीदने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्या खरीदा जा रहा है? मिठाई और खिलौने। तो ये दोनों हमारे कर्म हो गए। एक बार फिर से समझ लीजिएगा जरा कि माँ बच्चे के लिए मिठाई और खिलौने खरीदती है या खरीद रही है, कुछ भी हो गया, लेकिन यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खरीदने का। तो ये हमारी क्या हो गई? क्रिया। अब कार्य को कर कौन रहा है? माँ। तो ये हमारी हो गई कर्ता और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मिठाई और खिलौने पर। क्या क्या खरीदा जा रहा है? मिठाई और खिलौने पर। तो ये हमारा हो गया कर्म। मिठाई और खिलौने की हमारे दोनों कर्म है। और अगर किसी वाक्य में एक से ज्यादा कर्म होते हैं यानी कि दो कर्म होते हैं तो वो हमारे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको नहीं पता कि हम कर्ता कैसे पहचाने, कर्म कैसे पहचाने, क्रिया कैसे पहचाने, तो आप बस मेरी ये बात आज नोट भी चाहे कर लेना कि अगर किसी वाक्य में कोई कार्य होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। उस कार्य को जो करने वाला होता है उसको हम कर्ता कहते हैं और उस कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। ये तीनों चीजें अगर आपने पकड़ ली तो आप किसी सेंटेंस में कर्ता कहाँ बिठाना है, कर्म कहाँ बिठाना है, क्रिया कहाँ बिठानी है, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज के लिए जो हमारा क्रिया का पार्ट 1 था जिसमें हमने कर्म के आधार पर क्रियाओं के बारे में बात की थी, अब जो हमारा अगला टाइप आएगा वो आएगा संरचना के आधार पर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है उस पर हमें जरूर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।